नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के डिजिटल ज़माने में आपने क्या कभी गौर किया है कि पहले जब आपको किसी परीक्षा के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करना होता था तो आपका एक फॉर्म आता था, उसे आप फिल करते थे, फिर ले जा कर के डाक के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उसे जमा करते थे। लेकिन मित्रों, आज ज़माना बदल चुका है। आज आपके मोबाइल पे, आपके पाम टॉप पे, आपके लैपटॉप पे समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। कंप्यूटर के एक क्लिक से आप समस्त उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें पहले बहुत सारा श्रम और समय लगता था। मित्रों, प्रशासन की तकनीकी भाषा में इसे ई प्रशासन कहते हैं। ई प्रशासन को हम आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से देखिए, ई गवर्नेंस। ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस से होता है शासन। मतलब ऐसा शासन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगर तकनीकी भाषा में हम कहें तो ई गवर्नेंस क्या है? आपके द्वारा जो सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, जो कुशलता का परिचय दिया जा रहा है, तकनीकी परिचय, और इसके अलावा जो समस्त प्रकार की सर्विसेज हम प्राप्त करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन प्रोडक्शंस, इन सेवाओं और इन कुशलता तक जो पहुंच बनाते हैं, हम उसी को ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं। इसमें एक चीज़ निश्चित रूप से कॉमन होता है, वो ये होता है कि इसमें इंटरनेट की जो है आवश्यकता होती है। ये निश्चित रूप से होना है। इंटरनेट रहेगा तभी आप जो है समस्त प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे या प्रदान कर सकेंगे। अब मित्रों, देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जब हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, तो एक टर्म आप याद कीजिए। देखिए, लिखा है SMART, यानी स्मार्ट। एस से होता है सिंपल, मतलब ऐसी सेवाएं जो सरल हों और सीधे तरीके से जनता तक पहुंच सके। मतलब सिंपली वो सेवाएं जो सरकार देना चाहती है जनता को, सीधे और सरल तरीके से जनता तक पहुंच सकें। दूसरा है मोरल, यानी ऐसी सेवाएं जो नैतिकता से भरपूर हों, उसमें किसी प्रकार की अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार निहित नहीं रहेगा। ठीक है। तीसरा है अकाउंटेबल, मतलब जब आप सरकार से इन सेवाओं को मांगेंगे तो निश्चित रूप से सरकार इन सेवाओं को देने के लिए अपना उत्तरदायित्व तो समझेगी और आपको प्रदान करेगी। ठीक है। और चौथा है रिस्पॉन्सिव, मतलब ऐसी सेवाएं कि जब आप उन्हें मांगने का प्रयास करेंगे या मांगेंगे तो तुरंत उधर से सेवाएं दी जाएंगी। और रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि वो सेवाएं लेट लतीफ़ करके नहीं, त्वरित सेवाएं होंगी और प्रभावी ढंग से आपको प्राप्त की जाएंगी। और पांचवा है ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसी सेवाएं जिसमें पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार न हो, तुरंत आपको दी जाए, जिसमें सत्य निष्ठा की भावना समाहित हो। ऐसी सेवाएं जो है आपको प्रदान करने का ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। अब मित्रों, देखते हैं कि आखिर ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। कहने का आशय है कि ई गवर्नेंस को जब आपको लागू करना है तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला है विषय वस्तु, मतलब कंटेंट। यहाँ जो सेवाएं जनता को प्रदान करनी है उसका कंटेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज करके उसको हम आम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है, इसमें आवश्यकता होगी कुशलता की, मतलब कि अगर आपको ई गवर्नेंस की सुविधाएं जनता को देनी है
तो उसके लिए आपको आवश्यकता ऐसे प्रशिक्षित लोगों की होगी जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे नई तकनीकों से वो अवगत रहें, तभी ये सूचनाएं दे पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। फिर तीसरा है कनेक्टिविटी। कहने का आशय ये है कि केवल स्किल या कुशलता ही पर्याप्त नहीं होगी। जैसे गांव गिराव में अभी भी ऐसी दिक्कतें हैं कि वहाँ इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं नहीं हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट नहीं है। तब ऐसे में ई गवर्नेंस की सुविधा वहाँ तक कैसे पहुँचा पाएंगे? सरकार इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर जैसी योजनाओं को ला करके प्रयास कर रही है। तो कनेक्टिविटी आवश्यक है ई गवर्नेंस के लिए। अगला है साइबर विधि। साइबर विधि मतलब साइबर लॉ। कुछ ऐसे साइबर कानून होने चाहिए जिसके माध्यम से जब आप ई गवर्नेंस या ई व्यापार के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं तो उसका एक प्रॉपर नियम होना चाहिए। इसी को संदर्भ में ध्यान रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 लाया गया था। इसके अलावा इन सूचनाओं का कोई दुरुपयोग न कर दे, इससे बचने के लिए साइबर कानून की आवश्यकता होती है कि अगर कोई गड़बड़ी या जालसाजी की जाती है तो इस साइबर कानून का उपयोग करके आप उसका जो है निदान कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक अंतःक्रिया, मतलब कि नागरिकों में इस बात की भावना हो, वो स्वीकार कर सकें कि हमें ई गवर्नेंस के माध्यम से समस्त क्रियाकलाप को अंजाम देना है, और तब वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। जब एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे इंटरनेट के माध्यम से, तब ई गवर्नेंस क्या होगा? सफल होगा। साथ ही नागरिक और गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है। जब सरकार से नागरिक सीधे कनेक्ट हो पाएंगे तब जो है ई गवर्नेंस की सफलता की दर जो है बढ़ जाएगी। अब देखते हैं मित्रों पूंजी। मित्रों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक महंगी चीज़ है। इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, और भारत जैसे विशाल देश में जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण है, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ज़रूरत होगी पूंजी की। तो ये चीज़ें जो हैं ई गवर्नेंस के लिए आवश्यक हैं। अब मित्रों देखते हैं कि वो कौन कौन से मॉडल हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए। तो इस संदर्भ में मित्रों जो पहला मॉडल है वो है सामान्य सूचना का मॉडल। सामान्य सूचना का मॉडल मित्रों, इसमें क्या होता है कि जो पहले से सूचनाएं, परंपरागत सूचनाएं होती हैं वो रहेंगी। उन्हीं सूचनाओं को क्या किया जाता है? उन्हीं सूचनाओं को इंटरनेट पे डाल दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये बता दिया जाता है कि तमाम सूचनाएं फलां वेबसाइट पे हैं, आप इस पे जाके उसे ले सकते हैं। वो परंपरागत सूचनाएं ही होती हैं। इसमें सरकार क्या करती है? सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करा देती है। इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे सरकार की कार्यप्रणाली होती है, अधिकारियों के फ़ोन नंबर होते हैं और उनके पते होते हैं, जिससे आप जो है उनसे संपर्क कर पाते हैं। पहले ऐसा कहाँ था, लेकिन आज किसी भी अधिकारी का आपको कांटेक्ट करना है, सीधे उनके नंबर को आप गूगल से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क करिए और समस्त प्रकार की जो है कानून, योग्यता, नियम इत्यादि से आप अवगत हो सकते हैं। अब दूसरा है क्रिटिकल सूचना मॉडल। क्रिटिकल सूचना मॉडल में मित्रों ये होता है कि इसमें जो सूचनाएं दी जाती हैं वो बहुत ही विशेष सूचनाएं होती हैं और विशेष समुदाय को ही दी जाती हैं। ठीक है, इसमें आम राय हासिल किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 तलाक से संबंधित मामला है, तो 3 तलाक से संबंधित मामले को
ऐसे इंटरनेट के माध्यम से उनका जनता का फीडबैक लेने का प्रयास किया जाता है कि क्या किया जाए, इस पे आखिर कोई कानून लाया जाए या न लाया जाए। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाएं, भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे इस क्रिटिकल सूचना मॉडल में समाहित हैं। सबसे बढ़कर आप समझ लीजिए कि क्रिटिकल सूचना में अधिकारी और जनता दोनों के निष्ठा की डिमांड होती है, यानी वो पूरी तरह से सत्यनिष्ठ होकर के इस मॉडल पे काम कर सकते हैं। तीसरा मॉडल है प्रचार प्रसार का मॉडल। इसमें क्या होता है, सरकार अपनी योजनाओं, कानूनों, नियमों, अधिनियमों आदि का जनता के सामने प्रचार प्रसार करती है और उनसे फीडबैक लेती है कि आखिर इस पे जो है जनता की क्या राय। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वंचित वर्ग का शोषण हो रहा है, उसके संदर्भ में कोई नियम कानून पारित करना हो, ऐसे में सरकार क्या करेगी, उसके संदर्भ में कोई नियम पारित करेगी और जनता से फीडबैक लेने का प्रयास करेगी कि आखिर जो नियम पारित किया गया है, जो कानून पारित किया गया है, वो जनहित में कहाँ तक उपयोगी है। ठीक है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार का जो मॉडल है वो आम सहमति के लिए लिया जाता है। अब मित्रों, जो चौथा मॉडल होता है वो है अंतःक्रिया मॉडल। मित्रों, ये तीनों मॉडल जो है ऊपर के, उनका जो है एक सामूहिक मॉडल है। ये दो तरफा होता है, मतलब कि इंटरेक्शन इसमें गवर्नमेंट जनता से करती है। इसमें क्या किया जाता है कि सरकार जब कोई सूचना देती है तो बदले में वो एस्पेक्ट उसका ये रहता है, मतलब वो ये उम्मीद करती है कि जनता भी फीडबैक दे। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने नोटबंदी की, अब सरकार ये फीडबैक लेना चाहेगी कि जनमानस में इसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये चार मॉडल हैं जो ई गवर्नेंस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो ई गवर्नेंस है इससे लागू करने में चुनौती क्या क्या है। तो सबसे पहले मित्रों देखते हैं कि इसमें सर्वप्रथम सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां आती हैं। मित्रों, एक चीज़ है कि जब भी कोई नई तकनीक या नया परिवर्तन होता है तो वो पीढ़ी उससे प्रभावित होती है। ऐसे में अपने कंफर्टेबल जोन से निकलने में उन्हें दिक्कत होती है और वो नई तकनीक को स्वीकार करने की बजाय पुरानी लकीर के फ़कीर वाली जो तकनीकें चल रही हैं उसी पे चलना पसंद करते हैं। निश्चित रूप से वो ज़्यादा समय लेने वाली और श्रम साध्य होती हैं। अगर नई तकनीक का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से समय भी बचेगा और कम संसाधन और श्रम भी खर्च होगा। इसके अलावा सुरक्षा। मित्रों, जो ई गवर्नेंस की नई तकनीक है उसमें सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में एक मुद्दा आधार कार्ड वाला काफ़ी चर्चित था कि आप ई गवर्नेंस के अंतर्गत आधार कार्ड जो है किसी भी कार्य के लिए देते हैं। ऐसा संभव है कि उस इंटरनेट की सुरक्षा को भेद करके वहाँ पे आपके समस्त निजी जानकारियों को हैक कर लिया जाए, तो ये सुरक्षा का मामला भी यहाँ पे आता है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक समस्याएं भी आती हैं। वो प्रशासनिक समस्याएं कुछ इस प्रकार की होती हैं कि मान लीजिए कि तमाम प्रकार के जो पुराने प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट इत्यादि का नॉलेज उतना ठीक नहीं है, जिस कारण से एक बड़ी संख्या में अधिकारी इस प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन कर पाने में असफल हो जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। तो ये एक समस्या और आती है। दूसरी है सूचना उपलब्धि की। अब मान लीजिए कि कोई सूचना है जिसे प्रसारित करना है, तो वो सूचना गांव में कैसे उपलब्ध होगी, जबकि गांव में इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तब ई गवर्नेंस को ऐसे इलाकों में लागू कर पाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इंटरनेट की उपलब्धता, इंटरनेट भी गांव गिराव में उतना नहीं होता है। हालांकि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो है पूरे
पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ दिया जाए। तो एक ये समस्या भी आती है। ऊपर से ये इंटरनेट के जो कनेक्शन होते हैं या जो भी मोबाइल रिचार्ज इत्यादि आप कराते हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए, वो काफ़ी खर्चीले और महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा स्किल भी एक इशू है। ग्रामीण इलाकों में बहुत कम लोग इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से जुड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का जो ज्ञान होता है उसका अभाव होता है और वो उनकी स्किल डेवलप नहीं होती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि आपके हाथ में जो सेलफोन है वो एक शक्ति है, एक ब्रह्मास्त्र के रूप में है। तो उसका उपयोग तो आप तभी कर पाएंगे ना जब उसके बारे में आपको ठीक से नॉलेज होगा। लेकिन आजकल देखते हैं कि इन सब चीज़ों का उपयोग कहाँ तक सीमित है। अगर किसी के पास इंटरनेट है भी तो उसका उपयोग मात्र यूट्यूब पे कुछ अनर्गल चीज़ें देखने या फालतू के गाने सुनने इत्यादि में वो अपना टाइम मतलब बर्बाद करते रहते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो जिससे ई गवर्नेंस से जुड़ना है, कहाँ पहुँच पाते हैं वहाँ तक। तो ये ई गवर्नेंस के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। भारत में कैसे लागू की जा रही है, इसका लाभ क्या है और डिजिटल इंडिया क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।